हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके जॉब अपडेट। साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इससे पिछले वाले वीडियो में मीन्स एक दिन पहले हमने आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो पेपर सिक्स्थ हुआ था, तो उसका हमने आपको आंसर की और सॉल्यूशन बताया था। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो पेपर 5 है, उसमें जो है क्या क्वेश्चंस पूछा गया है और क्या उसका आंसर्स की और सॉल्यूशंस रहने वाला है। आज के वीडियो में हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो साथियों, हम वन बाय वन करके जो बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का 17, 18 और 19 जुलाई को पेपर हुआ है, तो हम वन बाय वन करके उसका वीडियो लेके आ रहे हैं। तो आप लोग जो है उस वीडियो को देखिए और आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं कि आपको जो है कितना मार्क्स जो है वो फाइनल आने वाला है, और उसके हिसाब से जो आपने अपकमिंग फॉर्म को फिल किया है उसका आप अपना प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें, जिससे आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल सके। साथियों, वीडियो यदि आपको अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि उसको भी पता चल सके और वो भी एक्यूरेट जो है आंसर अपना मैच करके स्कोर अपना पता कर सके। तो चलिए देख लेते हैं साथियों, हमारे पास जो ये बुकलेट सीरीज है, ये बुकलेट सीरीज आई है, ठीक है। बाकी आप देख लीजिएगा आपके पास कौन सा बुकलेट सीरीज है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। एन एटम ऑफ पोलराइजेबिलिटी अल्फा इज प्लेस्ड इन अ होमोजीनियस फील्ड E, the energy stored in a polarized atom is equals to which value? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हाफ अल्फा ई स्क्वायर, मीन्स सी नंबर जो ऑप्शन है वो सही है। ठीक है साथियों, सी नंबर ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। व्हेन अ सोर्स इज डिलीवरिंग मैक्सिमम पावर टू अ लोड द इफिशियंसी ऑफ द सर्किट इज ऑलवेज। तो ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़े हैं। तो उसमें जो इफिशियंसी होता है वो कितना हो जाता है, 50%। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो साथियों क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी 50% हो गया। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन इज 50 ओम। इनपुट impedance of the open circuit line is 100 plus j150 ohm. When the transmission line is short circuited, then value of the input impedance। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला पढ़े होंगे कि कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस इक्वल्स टू रूट अंडर ओपन सर्किट इम्पीडेंस इनटू शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस। तो यहाँ से जो है आप ZSC की वैल्यू को जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप ZSC की वैल्यू निकालेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा आपका सही आंसर। तो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 100 माइक्रो एम्पियर अमीटर हैज एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम। ठीक है, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 100 ओम दिया हुआ है और ये जो है 100 माइक्रो एम्पियर का अमीटर है। क्या करना है, फॉर एक्सटेंडिंग इट्स रेंज टू मेजर 1100 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, तो एक 100 माइक्रो एम्पियर का ये अमीटर है, लेकिन अब हम मेजर करना चाहते हैं इतना माइक्रो एम्पियर। तो पूछा जा रहा है कि कितना शंट रेजिस्टेंस की हमको नीड पड़ेगी, द शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड इज। ऑप्शन नंबर ए है 9.09 ओम, 1100 ओम, 1000 ओम एंड 10 ओम। तो बस इसका सिंपल सा फॉर्मूला है आर एस एच इक्वल्स टू आर एम बाय एम माइनस 1। तो आर एम क्या होता है, मेजर्ड रेसिस्टेंस। ठीक है, ये आर एम क्या होता है, जो इंटरनल रेसिस्टेंस दिया रहता है। ठीक है, तो इंटरनल रेसिस्टेंस यहाँ पे कितना है 100 ओम और m -1। m का वैल्यू निकालने के लिए आपको कितना मेजर करना चाहते हैं आप, ठीक है, डिवाइडेड बाय मीटर का पहले से जो इनिशियल रेंज दिया हुआ था वो, तो 1000 डिवाइडेड बाय 1100 डिवाइडेड बाय 100, तो 11 आ जाएगा, 11 - 1 10, तो 100 बाई 10 जो है 10 आपका सही आंसर है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर है।
तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन अ सीरीज आरएलसी सर्किट इफ द रेसिस्टेंस आर एंड एल इंडक्टेंस आर कांस्टेंट बट कैपेसिटेंस सी डिक्रीजेज द करंट स्टेटमेंट। तो सीरीज आरएलसी सर्किट है, तो पूछा जा रहा है यहाँ पर कि रेसिस्टेंस और इंडक्टेंस को जो है कांस्टेंट रखा जा रहा है, लेकिन कैपेसिटेंस की वैल्यू को डिक्रीज किया जा रहा है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? डैम्पिंग रेशियो घट जाएगा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, पीक ओवर शूट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और टाइम कांस्टेंट जो है वो रिमेन अनचेंज। ठीक है, टाइम कांस्टेंट पे भी कोई चेंज नहीं होगा। तो कौन सा सही आंसर होगा आपको चूज करना है यहाँ पे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एल और आर जो है वो सेम रखा गया है। तो आप ये क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला पढ़े होंगे सीरीज आरएलसी सर्किट में, 1/r रूट अंडर ऑफ। ठीक है, यहाँ से भी निकाल सकते हैं आप जीटा की वैल्यू r/2 रूट अंडर c/l। ठीक है, जीटा की वैल्यू जो है होता है r/2 रूट अंडर c/l। तो क्या क्या कांस्टेंट है? तो यहाँ पे देखिए r और l को कांस्टेंट रखा है, तो ये इसको छोड़ दीजिए और इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, तो c को यदि आप डिक्रीज करिएगा तो क्या होगा? जीटा भी क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल रिक्वायर्स द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ टू मैग्नेटाइज। ठीक है, तो आप पढ़े होंगे इसके बारे में जो कि सबसे जो है लोएस्ट वैल्यू जो है मैग्नेटिक फील्ड किसके लिए चाहिए मैग्नेटाइज करने के लिए। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी निकेल है। ठीक है, आगे देखते हैं 7 नंबर। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाय, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस आपसे पूछा जा रहा है। तो v इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई डॉट डी एल इंटीग्रेशन। तो यहाँ से आप a से b तक जो है इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो x की लिमिट हो जाएगी 3 से 1 तक, और y की लिमिट हो जाएगी 0 to 2, और z की लिमिट जो हो जाएगी वो 0 से 3 तक हो जाएगी। तो आप इसको जो इंटीग्रेट कर लेंगे, लिमिट पुट करेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा -2.5। तो 7 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर। इसका डाइवर्जेंस आप निकाल लीजिएगा, सिंपल फॉर्मूला आपको डाइवर्जेंस का याद होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बाय कनेक्टिंग अ फिक्स्ड रेसिस्टेंस ऑफ अ सुटेबल वैल्यू अक्रॉस अ थर्मिस्टर काउज। ठीक है, एक फिक्स रेसिस्टेंस हम कनेक्ट करके जो है कनेक्ट किया जाता है थर्मिस्टर में, किस वजह से? तो इंक्रीज सेंसिटिविटी एंड इम्प्रूव ऑफ लिनियरिटी। ठीक है, तो यहाँ पर रेसिस्टेंस को कनेक्ट करने से सेंसिटिविटी भी बढ़ जाती है, और जो हमारा लिनियरिटी है वो भी क्या हो जाता है? इम्प्रूव हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है 9 का। 10 कॉन्फिडेंस इंटरवल लेवल इज 0.95, देन द वैल्यू लाइंग आउटसाइड द कॉन्फिडेंस इंटरवल इज। ठीक है, तो इसका सिंपल सा आंसर होगा 1 माइनस 0 पॉइंट दिस वैल्यू। ठीक है, तो इसको देखेंगे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/5। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही आंसर है। तो आगे बढ़ते हैं। सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ, ये आप सभी को पता होगा, टीन और लीड का एलॉय होता है। ठीक है, सोल्डर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अ डायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर रेस्पॉन्ड टू। तो इनमें से बताना आपको कि डायनेमोमीटर टाइप जो है वाट मीटर वो किसके लिए रेस्पॉन्ड करता है? एवरेज वैल्यू ऑफ रिएक्टिव पावर, एवरेज वैल्यू ऑफ एक्टिव पावर, पीक वैल्यू ऑफ एपरेंट पावर, पीक वैल्यू ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ एपरेंट पावर। तो इन चारों ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर है। ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ एक्टिव पावर। आप जानते होंगे कि W1 जो निकालते हैं वाट मीटर 1 का रीडिंग, वो आ जाता है VLIL cos 30 + 5, W2 का VLIL cos 30 - 5। तो VLIL cos 30 प्लस समथिंग मतलब VI cos 5, ये क्या है? एक्टिव पावर है। ठीक है, तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या है? एवरेज वैल्यू ऑफ एक्टिव पावर। ऑप्शन नंबर बी सही है 12 का। 13 विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डज नॉट सेटिस्फाई द वेव इक्वेशन। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है ये वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, क्योंकि इसमें टी का कोई भी टर्म नहीं है ऑप्शन नंबर सी में।
क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द पेनिट्रेशन डेप्थ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ मीडियम हैविंग कंडक्टिविटी सिग्मा एट 1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इज 24 सेंटीमीटर, द पेनिट्रेशन डेप्थ एट 9 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो बस इसका सिंपल सा जो फॉर्मूला उसको आप लगाइएगा, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी जो है 8 सेंटीमीटर आपका सही आंसर आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। फॉर अ लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम इनिशियली एट रेस्ट व्हेन सब्जेक्टेड टू अ यूनिट स्टेप इनपुट गिव्स रेस्पॉन्स ct। तो ये रेस्पॉन्स का इक्वेशन ये दिया हुआ है, ct इक्वल्स टू t इंटू e रेस टू द पावर -1 व्हेन t इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम, तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, cs/rs। तो यहाँ से ct दिया हुआ है, तो आप इसको लाप्लास निकालेंगे तो cs का वैल्यू पता चल जाएगा। यूनिट स्टेप दिया हुआ है तो इसका लाप्लास निकालेंगे तो rs, यूनिट स्टेप का जो है लाप्लास कितना होगा 1/s। ठीक है, तो cs जो आप इसका लाप्लास निकालिएगा तो s बटे में s+1 का होल स्क्वायर, ये आपका फाइनल, ये आपका cs का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, और 1/s+1 का होल स्क्वायर cs हो गया, और 1/s से आप डिवाइड करेंगे rs से, तो आपका फाइनल आंसर जो है ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर है इसका, s बटे में 1+s का होल स्क्वायर। 16 नंबर देखिए, नील टेम्परेचर, नील टेम्परेचर पे जो है ससेप्टिबिलिटी जो है वो मैक्सिमम होता है। 17 नंबर, इफिशियंसी ऑफ ए पैराबोलिक डिस्क एंटीना हैविंग 1 मीटर डायमीटर at 20 GHz is 75%, the gain of the antenna is, तो इसका सही आंसर है 45 dB। 18 नंबर देखिए, थ्योरम स्टेट दैट एनी लीनियर नॉन लीनियर पैसिव एक्टिव टाइम वेरिंग एंड टाइम इनवेरिएंट द एडिशन ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर इज 0 इज कॉल्ड टेलिजेंस थ्योरम। ये आप नेटवर्क थ्योरी में पढ़े हैं डायरेक्टली, ये क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो टोटल जो है इंस्टेंटेनियस पावर का जो सम होता है वो 0 होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। द यूनिट ऑफ द रेशियो L/R वेयर L एंड R आर द इंडक्टेंस एंड रेसिस्टेंस एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज द फॉलोइंग हर्ट्ज, सेकेंड, हेनरी, ओम और यूनिटलेस। ठीक है, तो यूनिट पूछा है, L/R क्या होता है, टाइम कांस्टेंट, और टाइम कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, बाय सेइंग दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव वी डोंट मीन दैट। ठीक है, कह रहा है कि यदि कोई फील्ड जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव है, तो इसका क्या मतलब नहीं है। ठीक है, कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है ये आप लोग को पहले पता होना चाहिए, इसके बाद ही आप बता पाएंगे कि इनमें से इसका क्या मतलब नहीं है। तो कंजर्वेटिव मतलब होता है डेल क्रॉस ई, मतलब कर्ल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यदि हम बात करें तो डेल क्रॉस ई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, ये होना चाहिए। बट पूछा है क्या नहीं होना चाहिए, क्या मतलब नहीं है, तो इट्स कर्ल इज आइडेंटिकली 0, सही बात है। द वर्क डन इन ए क्लोज पाथ इन साइड अ फील्ड इज, ये भी सही बात है, 0, ये भी सही है, ये सब सही स्टेटमेंट है। ठीक है, बट आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया इसमें आपको गलत क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट इज 0, तीनों ही स्टेटमेंट सही है, ये जो है गलत है, यही आपको बताना था। इट्स ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर पोटेंशियल। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। द वोल्ट मीटर ऑफ चॉइस ऑफ मेजरिंग द वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट डीसी सोर्स इज। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, सबका जो है आपको क्या करना है कि रेसिस्टेंस निकाल लेना है। ठीक है, वोल्टेज दिया हुआ है और करंट दिया हुआ है, तो रेसिस्टेंस निकाल लेंगे, और रेसिस्टेंस जो है वो सेंसिटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जिसका ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा, ठीक है, रेसिस्टेंस का वैल्यू इन चारों में जिसका ज़्यादा होगा तो उसी को आपको चूज करना है, क्योंकि उसका सेंसिटिविटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। 22, ये तो आपका मशीन जो है फर्स्ट चैप्टर में आपको ये मतलब क्वेश्चंस है, उसमें ये बताया गया है। द आयरन हैज़ द रिलेटिव परमिएबिलिटी, तो ये जो है
से 6000 के बीच होता है, तो यहाँ पर 5000 ऑप्शन है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। 23 ब्रैग्स कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन इज गिवन बाय, तो 2d साइन थीटा इक्वल्स टू n लेम्डा, ये डायरेक्ट बस फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर है 23 का। 24 फॉर पोलर मटेरियल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज नॉर्मली, तो ये जो है पोलर मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। 25 देखिए, शेयरिंग ब्रिज यूज्ड फॉर टेस्टिंग अ पोर्सिलेन इंसुलेटर शुड बी शील्डेड बाय अ मेटेलिक स्क्रीन टू दैट, ठीक है, तो मेटेलिक स्क्रीन से इसको जो है शील्ड किया जाता है, ठीक है। इसका क्या रीजन है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डज नॉट अफेक्ट मेजरमेंट रिजल्ट, ठीक है, जो भी हम रिजल्ट मेजर करेंगे उस पर जो है कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का कोई भी इफेक्ट नहीं आए, जिसके वजह से हम ये जो है शील्डेड करते हैं मेटेलिक स्क्रीन को, ठीक है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है सी जो है सही आंसर है 25 का सी। 26 देखिए, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया आपसे, नॉर्टन थ्योरम के बारे में पूछा है, आपको पता ही है नॉर्टन थ्योरम में क्या करते हैं, एक करंट सोर्स और पैरेलल में जो है रेसिस्टेंस या फिर इम्पीडेंस लगाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। सो 27 देखिए, 27 में क्या है क्वेश्चन, अ कार्बन रेसिस्टर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेन्स, ठीक है, इसमें आपसे पूछा गया है कि कार्बन रेसिस्टर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेन्स, तो फाइनली डिवाइडेड कार्बन ब्लैक, कार्बन क्रिस्टल, पल्वराइज्ड गोल्ड, सॉलिड, कार्बन ग्रेन्यूल्स, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 28 देखिए, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, जिसको कि हम जाई ई से डिनोट कर रहे हैं और रिलेटिव परमिएबिलिटी एप्सिलॉन आर से डिनोट कर रहे हैं, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है ये आपको बताना है। तो हम जानते हैं कि एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू क्या होता है 1 प्लस जाई ई, तो यहीं से जाई ई की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन आर माइनस 1, तो इसीलिए 28 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर है। 29 a linear time invariant system has an impulse response e raised to the power 3t for t greater than 0. Its initial condition is 0 and the input is e raised to the power 2t. The output for t greater than 0. तो आउटपुट निकालना है, आप निकाल लीजिएगा सिंपल, ठीक है। तो आप ये बेसिक रूल लगाइएगा, सी एस बाई आर एस लगाएंगे तो यहाँ से आपको 1 बाय एस माइनस 3 इंटू एस माइनस 2 हो जाएगा। फिर आप जो है क्या करिएगा, पार्शियल फ्रैक्शन से इसको जो है ए और बी का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है आप बता सकते हैं उसका इन्वर्स लाप्लास निकाल के कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसको सॉल्व करिएगा तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर है 29 का। 30 नंबर देखिए, इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट द इक्वेशन, ये जो दिया गया है इज कॉल्ड, तो इसको बोलते हैं हम लोग पॉइजन इक्वेशंस, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 31, ठीक है, तो 31 का देखिए क्या है, टेम्परेचर प्रोब हैविंग फर्स्ट रेस्पॉन्स विथ अ टाइम 2 सेकेंड इज गिवन अ स्टेप इनपुट फ्रॉम 100 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस आफ्टर 5 सेकेंड, ठीक है। तो इसमें आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और उस फॉर्मूले से आप सॉल्व करिएगा तो इसका जो आंसर आता है वो आ जाता है 50.9, ठीक है। तो आप जरा इसको एक बार चेक करिएगा कि आपका कितना आ रहा है, 50.9 जो है 31 का डी ऑप्शन सही है। 32 देखें, द टू मैग्नेटिकली कपल्ड अनकपल्ड, ठीक है, the two magnetically uncoupled inductive coils having quality factor Q1 and Q2 respectively at a given frequency, their respective resistances are R1 and R2. If two inductive coils are connected in series, the equivalent quality factor for series combination is, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, Q1 R1 प्लस Q2 R2 बाय R1 प्लस R2। सिंपल वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे आप, Q इक्वल्स टू ओमेगा L बाय R, ठीक है। तो L इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट का वैल्यू पुट करेंगे तो आपको ये ऑप्शन आ जाएगा। 32 के बाद देखिए 33, एन एडवांटेज ऑफ परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट इज दैट इज,
तो इसका जो टॉप टू वेट रेशियो जो है ना वो बहुत ही हाई होता है, तो यही इसका एडवांटेज है। तो 33 का ए। 34 द मेकिंग फॉर द मटेरियल फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट शुड हैव लो रिटेंटिविटी एंड हाई कोरेसिटिविटी, हाई रिटेंटिविटी एंड हाई कोरेसिविटी। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो परमानेंट मैग्नेट होता है उसका बीएच कर्व जो है ना उसका विड्थ ज़्यादा होता है, इसीलिए जो है कोरेसिविटी और रिटेंटिविटी दोनों ही हाई होता है। 35 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इनमें से कौन सा सही है। इफ इट इज लीनियर इट इज सेंसिटिव, इफ इट हैज अ डिजिटल डिस्प्ले इट इज एक्यूरेट। सी नंबर देखिए, नल मेथड ऑफ मेजरमेंट्स ऑफर्स हाई इनपुट इम्पिडेंस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही आंसर है 35 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्केलर फील्ड। इनमें से कौन सा स्केलर फील्ड नहीं है। तो ये बहुत ही सिंपल सा बात पूछा गया आपसे। लाइट इंटेंसिटी, ह्यूमिडिटी ऑफ सिटी, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन अ रूम और डिस्प्लेसमेंट ऑफ मॉस्क्यूटो इन स्पेस, ठीक है। तो इनमें से कौन सा स्केलर नहीं है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। हाइग्रोमीटर जो है उसका यूज किस लिए किया जाता है। तो ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए किया जाता है। द थर्मोकपल दैट हैज द हाईएस्ट टेम्परेचर रेंज इज। तो इसमें जो है प्लेटिनम इरेडियम वायर हम यूज करते हैं, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी वो सही आंसर है। 39 नंबर देखिए। 39 नंबर में बोला है द आइडियल करेंट सोर्स है इंटरनल रेसिस्टेंस। तो जो भी आइडियल करेंट सोर्स होता है उसका इंटरनल रेसिस्टेंस इन्फिनिटी होता है और आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेसिस्टेंस 0 होता है। वहीं यदि वोल्ट मीटर की बात करें तो वोल्ट मीटर की जो रेसिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है आइडियल वोल्ट मीटर का, और आइडियल आम मीटर का जो रेसिस्टेंस होता है वो 0 होता है। तो ये चारों बात याद रखिएगा, कई बार कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। 40 नंबर देखें। अ स्ट्रेन गेज ब्रिज मेजर्स द स्ट्रेन इन अ कैंटिलीवर व्हेन द गेज इज फिक्स्ड विथ स्ट्रेन एप्सिलॉन द गेज रेसिस्टेंस इंक्रीज फ्रॉम 110 ohm to 110.52 ohm. If the gauge factor is 2 then the strain in the cantilever will be. तो ये फॉर्मूला आप लगाइएगा गेज फैक्टर का, ठीक है। और यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। तो डेल आर बाय आर का वैल्यू आप निकाल लेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0.52 बाय आर का वैल्यू 110 और गेज फैक्टर दिया हुआ है तो गेज फैक्टर आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है डेल एल बाय एल मीन्स स्ट्रेन की वैल्यू को फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका फाइंड कर लीजिएगा। तो आप बताइएगा कि आपका कितना आ रहा है। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी आता है, ठीक है। तो 2.56 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। तो ये जो इसका आप चेक कर लीजिएगा कि कितना आ रहा है, ठीक है। कंसेप्ट हमने आपको बता दिया कि किस तरह से आप जो है फाइंड करेंगे। 41 देखिए। बार मैग्नेट विथ कोरेसिविटी ये दिया हुआ है, ठीक है। और आपसे पूछा है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग सोलेनॉइड है और 500 टर्न्स दिया हुआ है। तो पूछा है कि करंट रिक्वायर्ड टू डीमैग्नेटाइजिंग। तो करंट की कितनी नीड पड़ेगी डीमैग्नेटाइज करने के लिए। तो फॉर्मूला लगाइएगा H इक्वल्स टू NI/L, ठीक है। H इक्वल्स टू NI/L। तो वहाँ से आपको जो है करंट की वैल्यू निकालनी है। तो करंट की वैल्यू आप निकालेंगे तो आपको 1 एम्पियर जो है वो आ जाएगा। इसीलिए 41 का ऑप्शन नंबर ए सही है। 42 देखें। टू मेजर 2 वोल्ट इफ वन सेलेक्ट 0 to 100 volt range voltmeter which is accurate within ±1% the error in the measurement of the voltage may be, ठीक है। तो सिंपल सा है बात इसमें, ठीक है। आप इसको निकाल लीजिएगा 100/2 और जो भी एरर का मल्टीप्लाई होगा तो 50% इसका सही आंसर आ जाएगा। 42 के बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। द डैम्पिंग रेशियो ऑफ अ सीरीज RLC सर्किट इज। तो ये तो फॉर्मूला है, आपको याद ही होगा। जीटा इक्वल्स टू होता है R/2√C/L। ऑप्शन नंबर ए सही है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ परफेक्ट कंडक्टर इज 8 वोल्ट पर मीटर
द कंडक्टर इज इमर्स्ड इन ट्रांसफॉर्मर ऑयल with epsilon equals to 4 epsilon naught. The surface charge density on the conductor is. इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। 45. A single channel digital oscilloscope uses a 10 bit 10 raised to the power 7 sample per second analog to digital converter for 10 kilohertz sine wave input. The number of samples taken per cycle is. तो इसका फॉर्मूला आपको याद होगा NTS, ठीक है, NTS, TS मतलब नंबर ऑफ सैंपल्स आपको लगाना है, ठीक है। तो NTS कितना हो जाएगा, N है 10 और TS है कितना 10 की पावर 7 और डिवाइड करना है आपको जो भी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो NTS बाय F फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से आपको जो है N की वैल्यू पता चल जाएगी कि नंबर ऑफ सैंपल्स कितना है, वो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। नंबर ऑफ सैंपल्स एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ सैंपल्स, और ये जो स्मॉल एन है, ये स्मॉल एन है नंबर ऑफ बिट, ठीक है। तो TS हो गया 10 की पावर 7 इंटू 10 बाय 10 की पावर 4, तो 10 की पावर 8 बाय 10 की पावर 4, तो 10 की पावर 4 जो है फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर है। 46 देखिए, द एवरेज पावर डिलीवर्ड टू अ कॉम्प्लेक्स इम्पीडेंस दिया हुआ है बाय एन AC करेंट सोर्स ऑफ द एम्पलीट्यूड इतना, ठीक है। तो करेंट सोर्स ये दिया हुआ है और आपको इम्पीडेंस ये दिया हुआ है, तो पूछा है एवरेज पावर, ठीक है। तो एवरेज पावर का फॉर्मूला IRMS स्क्वायर इंटू R होता है। तो ये यहाँ से ये 4 क्या है, ये पीक वैल्यू है, RMS कितना हो जाएगा 4/√2 का स्क्वायर इंटू R कितना है, तो R है 4, इसको सॉल्व करिएगा। ऑप्शन नंबर ये 32 वाट सही आंसर है इसका। 47. द हिस्टेरिसिस लूप फॉर द परमानेंट मैग्नेट मटेरियल इज। तो अभी हमने आपको बताया था कि जो हिस्टेरिसिस लूप होता है परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल का, वो वाइड होता है, ठीक है। तो टॉल एंड वाइड, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 48 देखें, वेयर सरफेस रो इक्वल्स टू 1 एंड Z इक्वल्स टू 1 इंटरसेक्ट इज, ठीक है। तो क्या बनेगा, तो सर्कल बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इसका 48 का। 49 नंबर देखिए फ्रेंड्स, इन अ कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर द आउटपुट वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट ड्यू टू, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर पूछा है। वैसे आपको यहाँ पे मतलब जो बहुत से कैंडिडेट इसमें गलती किए हैं कि यहाँ पर कैपेसिटर लगा कर आए हैं, ठीक है। तो कैपेसिटर जो आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं, ये कैपेसिटर हम लगाते हैं लोड साइड में, जिससे क्या होता है कि हमको आउटपुट वोल्टेज जो है ना वो कांस्टेंट मिलता है। बट यहाँ पर कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर की बात की गई है, इसीलिए यहाँ पर कैपेसिटर सही नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, टैप्ड वाइंडिंग, टैपिंग करके जो है ना आप कांस्टेंट वोल्टेज को ले सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर है 49 का। 50 जो है, द वैल्यू ऑफ -∞ टू t f ऑफ t डेल्टा t माइनस टॉप डी टॉप। तो इसका पूछा है कि कौन सा सही है, इस पूरे का वैल्यू क्या होगा, ft होगा, 0 होगा, नॉट डिफाइंड, नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है f ऑफ t, जो कि आप डेल्टा फंक्शन में आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसीलिए 50 का सही आंसर जो है वो ए है। तो साथियों आप अपना स्कोर चेक करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका जो है कितना स्कोर आ रहा है, ठीक है। और किसी क्वेश्चंस में यदि आपको डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं साथियों। और कैसा लगा ये वीडियो ये बताइएगा, और जो अपकमिंग अभी 4 पेपर बचे हुए हैं उस पर भी यदि आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी लिखिएगा, उस पर भी हम वीडियो जल्द लेकर के आएंगे, ठीक है साथियों। तो ये वीडियो आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपना स्कोर मैच कर सकें और अपना जो है चेक कर पाएंगे कि वो कितना स्कोर कर पा रहे हैं। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आप चैनल पे नए हैं तो फिर मिलते हैं साथियों किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।